मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला। तो पहले हम मूर्तिकला का पूरा विकास देख लेते हैं। जिस तरह उच्च पूर्व पाषाण काल में मूर्ति कला जो प्रथम मूर्ति कहाँ मिली थी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस की जगह देखो मर्दा यानी टेराकोटा की थी, धातु की मूर्तियाँ कौन सी थी और पत्थर की मूर्तियाँ कौन कौन सी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्रथम मूर्तियाँ मिली थी, विकास था। फिर मौर्य काल पहले पढ़ेंगे। मौर्य काल में मूर्ति कहाँ कहाँ मिली थी, मूर्तियाँ पटना में, मथुरा में कहाँ कहाँ मिली थी, पूरा डिटेल से आपको नोट्स मिलेंगे और मैं मैप से भी समझाऊंगी। यहाँ हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल में जो मूर्ति कला का निर्माण या विकास हुआ था। तो मौर्य उत्तर काल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। लेकिन जो अमरावती शैली है ना, ये सातवान के शासक थे ना, उस शासन काल में विकास हुआ था अमरावती शैली का। अब इन तीनों की विशेषताएं देखेंगे। इन तीनों में जो किस किस को संरक्षण दिया था, कहाँ कहाँ हमें मिली थी, ये सब गांधार शैली पहले पढ़ेंगे। इनके प्रमुख केंद्र कौन से थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मथुरा शैली। मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। क्या हुआ था, पूरा डिटेल से आपको नोट्स मिलेंगे। और यहाँ किसका प्रयोग हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मथुरा शैली में हुआ था। तो गांधार शैली में किस पत्थर का प्रयोग हुआ था, फिर अमरावती शैली में कैसा प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ था और इनके केंद्र कहाँ कहाँ थे। फिर हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला। फिर गुप्त काल में जो विकास हुआ ना मूर्तियों का, वो किस तरह का हुआ था, यहाँ किस देवता की प्रमुख मूर्तियाँ मिली थी। जिस तरह गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी थी, किसकी बनाई जाती थी, उस तरह से गुप्त काल में किसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब मूर्तियाँ ना, ये पाषाण मूर्तियाँ भी थी, धातु की मूर्तियाँ भी थी और मिट्टी की मूर्तियाँ भी थी। कहाँ, गुप्त काल में भी थी, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ये कौन कौन सी थी, ये भी पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर गुप्तकालीन मूर्तिकला के केंद्र कौन कौन से थे, तो यहाँ हम देखेंगे मूर्तिकला के केंद्र वो कौन कौन से थे। ये हम केंद्र देखेंगे, पटना, मथुरा, सारनाथ, और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। फिर गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं ना, उनकी जो कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियाँ थी और उनकी विशेषता क्या क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में हमेशा प्रश्न आया। सुल्तानगंज वाली मूर्ति है ना, वहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। और ये किस किस मुद्रा में थी। फिर हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कहाँ कहाँ मिली थी। एक मुखी शिवलिंग की, चतुर्मुखी शिवलिंग की भी मिलेगी। सूर्य प्रतिमा हमें कहाँ मिली थी, ये सब गुप्त काल की है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गुप्तकालीन चित्रकला, जिसके अंदर बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं आएगी। तो वो डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के पार्ट में सिर्फ मूर्तिकला होगा, मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ, मूर्तियों की विशेषता क्या थी, कौन से काल में प्रमुख मूर्तियाँ थी, सर्वाधिक मूर्तियाँ किस काल में ज़्यादा बनी थी, किन देवताओं की थी, पूरा डिटेल से आज देखेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला। और मूर्तिकला की शैलियाँ जो गांधार शैली है, मथुरा शैली है, अमरावती शैली है। मूर्तिकला के केंद्र पटना है, सारनाथ है, मथुरा है। आपको पता है, एक तो मूर्ति थी देवगढ़ में दशावतार की, जो शेष शैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति, वहाँ से प्रश्न आया हुआ है। एक प्रश्न आया हुआ है सुल्तानगंज की जो प्रतिमा थी, वहाँ से प्रश्न आया हुआ है। एक अभी 2021 में ही प्रश्न आया था कि वो जो मूर्ति है ना, परखम, यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली थी, परखम से मिली थी, ये भी प्रश्न आया था। तो ये टॉपिक जो गुप्त काल की कला, साहित्य, विकास और शासक, ये सभी टॉपिक है ना, एक इसकी प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, मेहर टीचिंग चैनल पे है। वो सारी प्ले लिस्ट में, एक ही प्ले लिस्ट में सारे डाल रही हूँ मैं। जब चित्रकला का टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, गुप्तकालीन चित्रकला, बाघ की, अजंता की गुफाएं होगी, जितनी भी कुछ गुहा लेख होंगे, वो सब में होगा ना। वो पूरा होने के बाद NCERT की बुक है ना, 6 से लेके 12 तक, वहाँ में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं गुप्त काल के, वो सारे प्रश्न करवाऊंगी। और पूर्व एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं वो भी कराने की पूरी कोशिश करूंगी, एक ही वीडियो में। शायद वीडियो की तरह भी बड़ा हो जाए, क्योंकि वो हमें पता चल जाता है कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आते हैं। अब गुप्तकालीन साहित्य से प्रश्न कितना आया हुआ है, गुप्तकालीन कला से कितना आया हुआ है, स्थापत्य कला से भी आए हुए। मंदिरों का अभी आया था 2017 में, मैंने बताया कि गुप्त काल में सर्वप्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था, तो वो भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। और उसी मंदिर में शेष शैया पर विष्णु विराजमान है, ऐसा भी मूर्ति कहाँ पर है, वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। और वो मंदिर कहाँ है, झांसी के उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर जिले में है। तो याद रखना, देवगढ़ दशावतार, झांसी, ललितपुर यूपी में है। तो अभी हम पढ़ेंगे सब, शायद मैप से भी, मैं जहाँ जहाँ अगर आपको मैप की ज़रूरत होगी तो शायद मैप से भी समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो के लास्ट में जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना, इम्पोर्टेंट उन सब का मैप लेके, मैप से आराम से वीडियो बना के वापस से वहाँ ऐड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मूर्तिकला का प्रारंभ कहाँ हुआ था, उच्च पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था मूर्तियों का। प्रथम प्रमाण हमें कहाँ मिले थे मूर्ति के, लोहदा नाला, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं, और कौशाम्बी भी कहते थे पहले इसको।
तो ये कहाँ है, कैसी मूर्ति मिली थी पहले? हड्डी से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली थी यहाँ। हड्डी से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली थी। लोहदा नाला प्रयागराज से उच्च पुरापाषाण काल में प्रथम मूर्ति के प्रमाण थे ये। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मूर्तियों को देखने को मिलती हैं, जहाँ मृदा है, धातु है, पत्थर की मूर्तियाँ मिली थी। तो मृदा से निर्मित कौन कौन सी मूर्तियाँ थी यहाँ हम देखेंगे। मृदा से आज से है मिट्टी की, तो मात्र देवी की मूर्ति मिली थी। पहिया, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है ना वो, और बैल, एक सींग वाले बैल की ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी हमें। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। एक सींग वाले देवता कहते हैं उसको, बैल वर्सल कहते हैं, उसकी मिली थी। और ज़्यादातर कहाँ मिली थी हमें? ये गुजरात और कालीबंगा से मिली थी। फिर धातु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, पता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और कालीबंगा से कांसे की बैल की मूर्ति मिली थी कालीबंगा से, और मोहनजोदड़ो से मिली थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और विश्व के प्रथम प्रमाण ये माने जाते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। फिर पत्थर की हमें मोहनजोदड़ो से योगी और पुजारी, जिसे हम आद्य शिव की संख्या देते हैं ना, आद्य शिव जो पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ, एक शॉल अपने कंधे पे रखी हुई है ना, दाढ़ी है, तो ऐसी कहाँ मिली थी हमें? ये मिली थी, पुरोहित भी कहते हैं उसको, तो वो हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से, वो पत्थर की मूर्ति थी। इस तरह से मैंने बताया आपको। अब मौर्य काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो कैसा था? तो मौर्य काल में पटना से प्राप्त हुई थी बुलंदी बाग नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कहाँ से? बुलंदी बाग से नर्तकी की मूर्ति। और एक पहिया जो रथ का था, जिसमें 24 तिलियाँ थी। कितनी थी? 24 तिलियाँ है। कहाँ से मिला था ये? बुलंदी बाग, पटना से। और पटना में दीदारगंज, चांबर ग्रहण यक्षी और बेसनगर से यक्षी की मूर्ति मिली थी। वाराणसी राजघाट से त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा मिली थी। वाराणसी राजघाट से त्रिमुख, 3 मुख वाली यक्ष की प्रतिमा होती है ना, वो मिली थी। ये मैंने कहा RS 2021 में प्रश्न आया था। मथुरा से प्राप्त परखम ग्राम से यक्ष की प्रतिमा मिली थी। पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली थी। तो यक्ष की प्रतिमा परखम ग्राम से, ग्राम पूछा था कहाँ से मिली थी, ये RS 2021 में आया हुआ है। अब मौर्य उत्तर काल में पत्थर चमत्कार पॉलिश युक्त भोप कहते हैं उसे, पॉलिश युक्त जितनी भी मूर्तियाँ मिली थी ना, ये मौर्य उत्तर काल तो मैंने लिखा, जबकि ये विशेषता मौर्य काल की है। पत्थर थे, चमकदार पॉलिश युक्त में थे ये, क्योंकि अशोक के हमने अभिलेख जितने देखे ना वो पॉलिश युक्त थे, एकाश में पत्थर पे थे और पॉलिश युक्त थे, इसलिए इसकी ये विशेषताएँ थी। किसकी? मौर्य काल के मूर्तियों की विशेषताएँ, मौर्य काल के अभिलेखों की विशेषताएँ। अब हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल में मूर्ति कला। तो मौर्य उत्तर काल के बाद विदेशी आए थे, सूंग आए थे, कुषाण आए थे, हिंद यवन आए थे, है ना, यूनानी शासक, और कण्व राजवंश, ये चार 5 राजवंश थे, वो विदेशों से आए थे। और वहीं से हमारे भारत में विदेशों से आई थी पहली मूर्ति कला। फिर बाद में जो मथुरा और अमरावती है ना, ये भारत में ही निर्मित शैली थी, जबकि ये गांधार शैली है ना, इस पर हिंद और यूनानी शासकों या ग्रीक शासकों का प्रभाव था। तो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों की विशेषता है। ये देख सकते हो आप, ये जो योगी पुरुष बैठा हुआ है, मैंने बताया था आपको, पुरोहित की मूर्ति जो पाषाण मूर्ति है, ये कांस्य मूर्ति, ये देख सकते हो कांसे की बनी हुई है। और ये भी मर्ण मूर्तियाँ हैं जो मात्र देवी की, और एक श्रृंग वाले बैलों की मूर्तियाँ थी ना जितनी, तो ये उस समय भी विकास हो चुका था मूर्तियों का। मेरे पास मैप तो यही था, इसलिए मैं समझा दूँ आपको मैप से कि मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो गांधार शैली का विकास यहाँ हुआ था। कहाँ? तक्षशिला में, तक्षशिला, पेशावर, यहाँ था गांधार शैली का, क्योंकि पहले ही भारत में जो विदेशी आए थे ना वो यहाँ आए थे। अभी आप देखोगे तो गांधार कहाँ है? ये रहा गांधार। यहाँ से गांधार में कौन सी थी? गांधार शैली विकसित हुई थी यहाँ से। और उसके बाद ये रहा मथुरा। अब देखो सूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा थी सूरसेन की राजधानी। और ये सूरसेन यही है, तो यहाँ मथुरा है, तो यहाँ हुई थी मथुरा शैली। ये रहा मथुरा, ये मथुरा, ये सूरसेन की राजधानी है, और यहाँ हुई थी मथुरा शैली का विकास हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे अमरावती, यह आंध्र प्रदेश में थी, और आंध्र प्रदेश में यह अमरावती थी। नागार्जुन कोंडा यही था, तो यहाँ अमरावती शैली हुई थी, जो सातवाहन शासकों का साम्राज्य था। यहाँ मथुरा शैली मैंने बताया, और यहाँ हिंद यूनानी शासक थे, ग्रीक, और यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रभाव था। हिंदू शैलियों की मूर्तियाँ नहीं बनी थी। मथुरा शैली में ज़्यादातर हिंदू धर्म की ज़्यादातर मूर्तियाँ बनी थी। यहाँ कौन सी? मथुरा में। तो अब मैं बता दिया आपको मैप से भारत के अंदर कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था, और इसके केंद्र कौन कौन से थे मूर्तिकला के। तो मूर्तिकला का केंद्र था पटना था एक, तो आपको पता हो, तो ये पटना को क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। दूसरी मथुरा ही था,
कौन सा था मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र? मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। और सारनाथ कहाँ मिलेगा हमें? सारनाथ है ना यहीं था, सारनाथ भी बिहार में आसपास में क्षेत्र में, क्योंकि वहीं महात्मा बुद्ध ने गया में पर पहला उपदेश दिया था। तो ये कुशीनारायण और पावा और यहीं आसपास में यही होगा था सारनाथ। तो ये क्या थे? मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा, ये 3 केंद्र थे। शैलियाँ कौन सी थी? गांधार, मथुरा और अमरावती। मौर्य उत्तर काल में मूर्तिकला पर बौद्ध धर्म और यूनान का प्रभाव पड़ा। हिंद यूनानी शासकों की शैली थी ये गांधार शैली। ये गांधार शैली पहले पढ़ेंगे ना। हेलिनेस्टिक आर्ट कहते हैं उसे, हेलिनेस्टिक आर्ट कहते हैं, याद रखना ये पॉइंट। गांधार शैली कुषाण शासकों द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त था। कुषाण शासक कौन से थे? जिन्हें सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे ना। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने। और सोने के सिक्के प्रथम हिंद यूनान शासकों ने चलाए थे। प्रभाव इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध धर्म का प्रभाव था इस शैली पर। इस शैली को नग्न कला भी कहते हैं। यहाँ कपड़ों का कम प्रयोग हुआ है और वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी जो मूर्तियाँ बनी थी ऐसी बनी थी पहले। उसके बाद हम देखेंगे आध्यात्मिक मूर्तियाँ कहाँ बनी थी, फिर वस्त्र युक्त मूर्तियाँ कहाँ बनी थी। तो पूरे आगे आगे आप चलते रहना, वीडियो स्किप न करना, पूरा समझाऊंगी मैं आपको। और हो सका तो मैं सारी मूर्तियाँ भी लास्ट में मैंने कहा छोटा सा वीडियो जहाँ मूर्तियाँ बना के मैं बता दूंगी, मैप लेके और मूर्ति का नाम बना के और उस काल का और उस शैली का नाम सब बताऊंगी। प्रमुख केंद्र थे बामियान, बामियान, स्वात घाटी, तक्षशिला, जो मैंने कहा गांधार शैली का। बामियान है ना, बामियान, बामियान में गांधार शैली का खजाना था, यानी कि यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ बनी थी बामियान, जो अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान में तालिबान शासकों जो आक्रमण हुआ ना, तो सब इन मूर्तियों को अभी 2001 में ही नष्ट किया गया था। तो बामियान मूर्तियों का खजाना था प्राचीन काल की, जो बौद्ध धर्म की थी, जैन धर्म की थी, मूर्तियाँ जितनी भी थी। और इस शैली में काले रंग सलेटी रंग का प्रयोग हुआ था। इस शैली की जो मूर्तियाँ थी ना उसके अंदर काले रंग सलेटी रंग का प्रयोग हुआ था और नीले बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ था। कैसा? नीले बलुआ पत्थर। इस शैली में बुद्ध का मुख्य यूनानी अपोलो देवता से चित्र मिलता है, यानी कि बुद्ध का जो मुख होता है ना वो यूनान के जो देवता थे अपोलो देवता, उनसे इनका चेहरा जो मिलता जुलता है, उसके अनुसार इन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनाई थी। किसने? गांधार शैली की। इस कला में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन मूर्तियों में प्रभा मंडल की शुरुआत हुई थी। तो प्रभा मंडल क्या होता है पता है आपको? आपकी जो मूर्ति है बुद्ध की, कहीं कहीं देखा होगा पीछे सूर्य, उगता हुआ सूर्य होता है ना, बिल्कुल लाल कलर में ऐसा सूर्य, ऐसे प्रभा मंडल की जो शुरुआत हुई थी वो पहले प्रभा मंडल की थी। उसके बाद में हम और देखेंगे क्या क्या था। यहाँ प्रथम बार देवकुल, ये देवकुल मैंने खुद ने बनाया क्योंकि मैंने कुषाण शासकों को पढ़ा था। तो वहाँ प्रथम देवकुल यानी मंदिरों के समान उसके अंदर राजाओं की प्रतिमा लगाई जाती थी। पहले देवकुल होते थे, फिर मंदिरों का निर्माण हुआ। देवकुल होते थे, उसके अंदर किसकी मूर्तियाँ लगाई जाती थी? राजाओं की मूर्तियाँ। बाद में देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ लगाना शुरू हुई थी। अब हम पढ़ेंगे मथुरा शैली। इसका सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। मथुरा शैली का ये स्वदेशी निर्मित थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में बनी थी। किस शैली में? मथुरा शैली में। मथुरा शैली हिंद बौद्ध जैन धर्म को संबंधित थी, तीनों धर्मों से संबंधित थी ये शैली। कौन सी? मथुरा शैली। यह विशुद्ध भारतीय शैली थी, ये भारत की ही थी। इसमें बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, मैंने कहा ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, और इसके अंदर है वृहद मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके अंदर बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो धर्म चक्र मुद्रा में। ये सब मूर्तियाँ शायद मैं आपको मैप से यहाँ लगवा दूँ या लास्ट में बताऊँगी कि अभय मुद्रा में कैसी मूर्ति होती है, और मैंने कहा प्रभा मंडल मुद्रा में कैसी मूर्ति होती है, किसकी? बुद्ध की। तो वो मैं बताऊंगी। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था इसके अंदर। किसका? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मथुरा शैली में हुआ। और गांधार शैली में किसका हुआ था? रंग तो था काले सलेटी रंग का, और नीले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। किसके अंदर? गांधार शैली में। और लाल बलुआ पत्थर मथुरा शैली में। अब हम देखेंगे अमरावती शैली में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ, तो वो भी आप स्किप न करना, वीडियो पूरा देखना। अमरावती शैली मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनती थी। मुख्य रूप से बौद्ध प्रभाव था इस पर भी। और संरक्षण सातवाहन शासकों का था। वहाँ कुषाण शासकों था, मथुरा में भी कुषाण शासकों का संरक्षण था, और गांधार शैली में भी कुषाण शासकों का संरक्षण था। जबकि यह अमरावती नागार्जुन कोंडा में विकसित हुई थी, यानी कि इनके 2 केंद्र थे, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। जब हम सातवाहन शासन पढ़े थे ना, सातवाहन शासक, तो वहाँ शायद मैंने पढ़ाया हुआ है। सातवाहन शासकों का पूरा अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। जहाँ मौर्य उत्तर काल वीडियो है ना, मौर्य उत्तर काल में, या मगध का उत्कर्ष काल, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है मेहर टीचिंग चैनल पे। बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं को दर्शाती हैं। ये जो अमरावती शैली है या बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं थी ना, वो दर्शाती हैं। जिस तरह हमने देखा गांधार शैली में थी ना, वो नग्न मूर्तियाँ थी, किसकी? बुद्ध की। और उसके अंदर
बुद्ध को कैसा बनाया था, प्रभामंडल की तरह। जबकि मथुरा शैली में उसके अंदर ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, शांत मुद्रा में, आध्यात्मिक मुद्रा में बताया गया था मथुरा शैली में, यानी कि ध्यान में भी लगे हुए हैं, भक्ति में कहते हैं ना, उस तरह की मूर्तियाँ थी। और यहाँ कैसी थी, यहाँ बुद्ध के इसमें बुद्ध के व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल है जो दिया गया, बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। जातक कथाओं का जो वर्णन था, बुद्ध कैसे थे, उसके जीवन की विशेषताएं बताते हैं, ना कि उसकी शारीरिक रचना पे ध्यान दिया गया था। शारीरिक रचना पे जो बनावट थी, उनके बालों की, उनकी आंखों की, चित्र की, वो सब थी गांधार शैली में। उसके बाद आध्यात्मिक मुद्रा में, अभय मुद्रा में ऐसा था मथुरा शैली में। जबकि इसके अंदर इनकी शारीरिक बनावट को छोड़ के इनकी धार्मिक विशेषताओं को पर जोर दिया गया था चित्रकला, मूर्तिकला में। गुप्तकालीन मूर्तिकला, गुप्त काल कला साहित्य स्वर्णकाल। अब गुप्त काल की मूर्तियाँ पढ़ेंगे हम, है ना। जिस तरह गांधार शैली थी ना और मथुरा शैली वो कुषाण शासकों के टाइम की थी, और अमरावती शैली सातवाहन शासकों की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्तियाँ पड़ी। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल की मूर्तियाँ। इसके अंदर क्या था, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण किसको कहते हैं, हिंदू धर्म को। अधिक मूर्तियाँ बनी थी यहाँ, हिंदू धर्म की सर्वाधिक मूर्तियाँ भी गुप्त काल में बनी थी। बाकी हमको इतनी विष्णु और शैव की मूर्तियाँ नहीं मिलती शिव की, वहाँ सिर्फ बुद्ध जैन धर्म की ज़्यादा मूर्तियाँ मिलती हैं। कहीं कहीं अगर धर्म की मिल गई, हिंदू की तो इतना नहीं, लेकिन प्रमुख विशेषताएं वहाँ नहीं थी। प्रमुख हिंदू धर्म की मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पाषाण मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनी थी। तो यहाँ पाषाण मूर्ति थी, दशावतार की मूर्ति एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ में मिली थी। धातु की मूर्ति बुद्ध की अभय मुद्रा में। मैंने कहा अभय मुद्रा कैसी होती है वो मैं आपसे समझाऊंगी। मैं लास्ट में शायद एक वीडियो बना के छोटा सा 2 मिनट का वो भी ऐड कर लूँ। सुल्तानगंज से तांबे की मिली थी ये बुद्ध की जो अभय मुद्रा है ना, सुल्तानगंज से तांबे की निर्मित मूर्ति थी। और इनकी पूरी डिटेल देखेंगे लास्ट में, ये कितने फीट की थी, कहाँ मिली थी, इसको किसने खोजा था, ये अभी हर एक मूर्ति का डिटेल से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ चुकी है। और कांगड़ा से पीतल की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में मिली है, किसकी, बुद्ध की, तो वो भी धातु की थी। किसके, कांगड़ा से। किसकी मिली थी, पीतल की। और यहाँ कांसे की मिली है, तांबे की, सॉरी। तो ये बता, ढाका से मत्स्य अवतार और कच्छा अवतार यानी कछुआ के अवतार में मूर्ति मिली थी। ढाका जो बांग्लादेश में है वर्तमान में, और वो कैसी मूर्ति थी, वराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी से मिली थी। वराह अवतार की तो उदयगिरी से मिली थी, जबकि मत्स्य और कच्छा अवतार की मूर्ति हमें ढाका से मिली थी। किसकी, विष्णु की मूर्तियाँ थी। ये सब कहाँ की थी, विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियाँ हैं ये सब, और ये पाषाण मूर्तियाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्तियाँ थी सिर्फ बुमरा का शिव मंदिर है ना, कहाँ है मिट्टी की मूर्तियाँ, सिर्फ बुमरा का शिव मंदिर एक ही था। बाकी सब कितने थे, विष्णु मंदिर ही थे। मैंने बताया था जहाँ गंगा यमुना की आदमकद की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। किस पे, उनकी दीवारों पे, गर्भगृह पर, गर्भगृह के बाहर और सभा मंडप होते हैं ना, मंडप की दीवारों पर। किसका, बुमरा का शिव मंदिर है। वहाँ गंगा यमुना की आदमकद प्रतिमाएं लगाई हुई हैं जो मिट्टी की थी। तो याद रखना, गंगा यमुना जो कूर्म वाहिनी और मक्कर वाहिनी, इन 2 नदियों के जो पहले नदियाँ होती थी, अब इसको आदमकद के रूप में सचित्र किया गया था। अब हम पढ़ेंगे मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो पटना, मथुरा और सारनाथ। याद रखना, इसको कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है कि मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन से थे। मूर्तिकला की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो मूर्तिकला पर सर्वाधिक प्रभाव मथुरा शैली का था। गुप्त काल में मूर्तिकला में सारनाथ की मूर्तियाँ होती थी वो सर्वोत्तम होती। प्रभाव तो मथुरा शैली का था, लेकिन जो अच्छे प्रकार की जो मूर्ति होती थी ना, क्वांटिटी और क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती थी वो कहाँ होती थी, सारनाथ में होती थी। जबकि क्वालिटी होती थी मथुरा शैली की होती थी, है ना, क्वांटिटी। यहाँ हम देखेंगे नग्नता और कामबुद्धता से मुक्त थी, यानी कुषाणों की जो विशेषता थी, वहाँ कैसी मूर्तियाँ होती थी, नग्न होती थी। वहाँ कपड़े नहीं होते थे, यहाँ बारीकी बारीकी कपड़ों को पहना के दर्शाया गया था। किस काल में, गुप्त काल में मूर्तियों को। और वस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था इस काल में। धातु, पत्थर, मिट्टी की मूर्तियाँ भी अधिक थी। गंगा यमुना को मूर्त रूप दिया गया था। मैंने बताया कि ये पहले नदियाँ होती थी। जब इसको आदमकद की बुमरा के जो मंदिर था ना, शिव मंदिर, वहाँ किसकी मूर्तियाँ बनी, गंगा यमुना की। अलंकृत प्रभामंडल, सुसज्जित केश विन्यास, आसन धारणा, ये सब मैंने इसी जगह पे शायद ऊपर से एक फ़ोटो लगवा दूंगी, बाकी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, हो सका तो बता दूंगी, लेकिन वो लगा दूंगी। आसन अध्यात्मक सरलता में, और शिव को अर्ध नारीश्वरों के रूप में इस काल में बताया गया था, क्योंकि शिव के, विष्णु के 10 अवतार और शिव को अर्ध नारीश्वरों के नारीश्वर रूप में दिखाया गया था गुप्त काल में। ये थी मूर्तियों की विशेषताएं। गुप्त काल की प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी थी, अब उसको डिटेल से देखेंगे। सुल्तानगंज से प्राप्त है ना अभय मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा, जो तांबे से निर्मित थी। खोजकर्ता 1858 में रेलवे इंजीनियर
E.B. हैरिस ने खोजी थी इसको। किसको खोजी थी? E.B. हैरिस था ना, E.B. हैरिस, उसने इस मूर्ति को खोजा था। और वर्तमान में ये बर्मिंघम संग्रहालय में है और 2 मीटर और फीट में कितनी 7.5 फीट ऊंची है और 5 क्विंटल इसका वजन है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा, ये है पीतल की मूर्ति और कांगड़ा से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई? कांगड़ा से। अब लास्ट पॉइंट रहा है खड़े बुद्ध की जो है ना संभग मुद्रा, वो मथुरा में मिली है। पद्मासन मुद्रा में बैठे मूर्ति बुद्ध है ना, वो सारनाथ से मिले हैं। विष्णु की वराह प्रतिमा उदयगिरी, एरण, मथुरा और 3 जगह से मिली थी जो विष्णु की वराह अवतार मूर्ति है प्रतिमा। एक मुखी शिवलिंग बुमरा और खो से मिली है। महिषासुर मर्दांगिनी की दुर्गा की प्रतिमा उदयगिरी से मिली है। गोवर्धनधारी कृष्ण प्रतिमा काशी से मिली है। शेषनाग की सैया पर विष्णु, ये मैंने बता दिया, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिली है। सूर्य प्रतिमा काशी और कौशाम्बी से मिली है। जैन तीर्थकों की प्रतिमा मथुरा और विदिशा से मिली है। चतुर्दिश दर्शनीय शिवलिंग करमदंडा से मिला है। माला सहित लिंगाग्रह शिवलिंग, ये चार चोमा राजस्थान से मिला है। अब चित्रकला शैली का टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हम NCERT और जितने भी पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए हुए हैं उसका एक बड़ा सा वीडियो चाहे 1 घंटे का हो जाए बनाऊंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये महात्मा बुद्ध की प्रभामंडल अवस्था में, जो देखो पीछे है ना सूर्य बना हुआ है, देख सकते हो आप। और ये प्रभामंडल गांधार शैली में निर्मित है और ये प्रभामंडल अवस्था में ये मूर्ति है महात्मा बुद्ध की। ये महात्मा बुद्ध की है ना अभय मुद्रा में है और पद्मासन मुद्रा में भी ये मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हो। और ये अभय मुद्रा में है और पद्मासन अवस्था में है। अभय मुद्रा ऐसी होती है, ये देख सकते हो आप। ये और आगे मैं और समझाऊंगी अभय मुद्रा में मूर्ति है और बताऊंगी। और ये है ना, ये वराह अवतार की विष्णु भगवान की मूर्ति हैं। ये उदयगिरी से गुप्तकालीन मूर्ति हैं, ये देख सकते हो। ये विष्णु भगवान है, वराह के अवतार में पृथ्वी को उठाए हुए हैं अपने हाथों में, पृथ्वी को, है ना। उसके बाद है ये गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, आप देख सकते हो। ये गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, यह देखो। ये गंगा यमुना की मूर्तियां ना यहाँ दीवारों पे बनी हुई है, देख सकते हो। ये यानी कि आदमकद रूप दिया गया था इस काल में गंगा यमुना की मूर्तियों को। बुमरा का शिव मंदिर है ना, वहाँ गंगा यमुना की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद है ये देख सकते हो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी एक तो कांस्य तांबे की प्रतिमा है ना। ये किसने इसकी खोज की थी? किसकी? कांस्य की प्रतिमा की E.B. हैरिस ने, जो इंजीनियर करता थे, रेलवे इंजीनियर थे। 1858 में इसको खोजा था। सुल्तानगंज से प्राप्त ये अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है और तांबे से निर्मित है ये, है ना। ये मैंने अभी पूरी डिटेल से तो पढ़ाया है, फिर भी आपको मैं से समझा दूँ। ये अभय मुद्रा ऐसी होती हैं, ये देख सकते हो। एक हाथ ऊपर किए हुए, दोनों अंगुलियां नीचे की हुई, ये यहाँ भी हैं, ये देख सकते हो। यहाँ भी अभय मुद्रा में, मैं आराम से समझा दूँ आपको, दिखा दूँ। ये देख सकते हो अभय मुद्रा में ऐसी मूर्ति होती है, ये ऐसे हाथ किया हुआ है ना। और उसके बाद है ये कांगड़ा से पीतल की धर्म चक्र मुद्रा है, ये कांगड़ा से प्राप्त हुई है। ये ध्यान मुद्रा में है और यहाँ पर देखो प्रभामंडल भी है और ध्यान मुद्रा में। प्रभामंडल किसकी विशेषता थी? गांधार शैली की थी। ध्यान मुद्रा में ये थी मथुरा शैली की विशेषता थी। और पद्मासन ये भी मथुरा शैली की विशेषता थी। तो ये पद्मासन अवस्था में बैठे हुए महात्मा बुद्ध और इनकी ये मूर्ति हैं, ये भी विशेषता है इस काल की। ये तांबे की प्रतिमा है ना, वो कांगड़ा से प्राप्त हुई है धर्मचक्र परिवर्तन की। ये है तांबे की नहीं, सॉरी, पीतल की है। किसकी है? पीतल की है ये धर्म चक्र परिवर्तन दे रहे हैं। यहाँ सब शिष्य बैठे हुए हैं आजू बाजू। ये भी ध्यान मुद्रा में इनकी प्रतिमा है, ये भी ध्यान मुद्रा में। और इनका अलंकरण कितना स्पष्ट किया हुआ है। इनके बालों को केश विन्यास पद्धति कैसी थी, उनकी मुस्कुराहट दिखाई हुई है, इनको नींद में दिखाया हुआ है ना, ध्यान मुद्रा में। ये पूरी डिटेल थी, आप देख सकते हो। लास्ट में वीडियो में ये इसको ऐड कर दूंगी और वीडियो मैंने पूरा बता दिया है, पूरी डिटेल से आपको मूर्तिकला का पूरा डिटेल दे दिया है।